नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। सब्जियों में कीटों से होता है भारी नुकसान, करे समय रहते नियंत्रण। पोटैटो प्लांटर से करें कम समय और कम लागत में आलू की बुआई। अपने राज्य में किसान विभिन्न सब्जियों की खेती करके अच्छी आय कमाते हैं, लेकिन इन फसलों में कई प्रकार के कीटों का प्रकोप होता रहता है, जिनका यदि समय पर नियंत्रण नहीं किया गया तो फसल में भारी नुकसान हो सकता है। तो सब्जी वाली फसलों में कौन कौन से कीटों का प्रकोप होता है और इनका नियंत्रण किस प्रकार से करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं नेछवा जिला सीकर के सहायक कृषि अधिकारी महेश कुमार राव। नमस्कार किसान भाइयों, अभी जो किसान तैयारियां कर रहा है सब्जियों के अंदर, टमाटर की तैयारी कर रहा है, भिंडी की तैयारी कर रहा है, तो सब्जियों के अंदर जो मेन इंसेक्ट रहता है वो फल छेदक रहता है। और फल छेदक से कई बार तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है काश्तकार को। तो अगर अपने को सही समय पे फल छेदक का नियंत्रण अपन कर दें और अपने को पता पड़ जाए तो पैदावार अच्छी होगी और उस प्रोडक्शन का नुकसान होने से अपन उसको बचा सकते हैं। प्रदेश के बहुत से किसान भाई सब्जियों की खेती करके अच्छा लाभ कमाते हैं, पर कभी कभी कीटों का प्रकोप हो जाता है, जिनकी वजह से फसल को काफी नुकसान पहुंचता है। और जो किसान भाई समय रहते कीटों की सही पहचान करके नियंत्रण के उपाय अपनाते हैं, उनकी फसल कीटों से होने वाले नुकसान से बच जाती है और पैदावार अच्छी मिलती है। सब्जी फसलों में बदलते मौसम में फल छेदक कीटों का प्रकोप अधिक होता है, तो इसे किसान कैसे पहचाने, वे इस प्रकार है। कीट की झलियां पौधे के कोमल तने में छेद करती हैं। फलस्वरूप तना और पौधों का ऊपरी भाग सूखने लगता है। कुछ समय बाद ये कीट फलों में छेद करते हैं और फलों को अंदर से खाकर फसल को हानि पहुंचाते हैं। प्रभावित फलों का आकार टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है और कुछ दिन बाद फलों में छेद दिखने लगते हैं। फल छेदक कीट का प्रकोप बढ़ने पर फल और फूल विकसित होने से पहले ही झड़ने लगते हैं, पैदावार कम मिलती है। तो फल छेदक कुछ से नुकसान से बचाने के लिए अपने को जैसे ही अपने को लक्षण नजर आए तो इमामेक्टिन बेंजोइट का अपने उसके अंदर स्प्रे करवा दें टाइम के ऊपर, ताकि अपन फल छेदक को कंट्रोल कर सके। फल छेदक कीट का नियंत्रण। फल छेदक कीट पर नियंत्रण के लिए प्रति एकड़ खेत में 6 से 8 फेरोमोन ट्रैप लगाएं। इस कीट को फैलने से रोकने के लिए प्रभावित हिस्सों को तोड़कर पौधों से अलग कर नष्ट कर दें। इसके अलावा फल छेदक कीट पर नियंत्रण के लिए नीम का तेल 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिलाकर फसल पर छिड़काव करके इस कीट को नियंत्रित कर सकते हैं। लगभग सभी सब्जियों के अंदर से भिंडी, टमाटर, बैंगन आदि के अंदर मोज़ेक का बहुत ज़्यादा अटैक रहता है। इसके अंदर अपने जो वाइट फ्लाई है उसके माध्यम से ये तीव्र गति से फैलता है और कई बार तो बहुत ज्यादा नुकसान कर देता है। किसान भाइयों के सामने आजकल सब्जी फसलों में सफेद मक्खी कीट का प्रकोप आम सा हो गया है, अर्थात वर्ष भर होने लगा है। इसके नियंत्रण के लिए इसकी सही पहचान करना जरूरी है। ये कीट छोटा सा तेज उड़ने वाला पीले शरीर और सफेद पंख का कीड़ा है। ये छोटा और हल्का होने के कारण एक जगह से दूसरे जगह पर आसानी से चला जाता है। इसके अंडाकार शिशु पत्तों की निचली सतह पर चिपककर रस चूसते रहते हैं। ये भूरे रंग के शिशु अवस्था पूरी होने के बाद वहीं पर ये प्यूपा में बदल जाते हैं।
ग्रसित पौधे पीले और तैलीय दिखाई देते हैं, जिन पर काली फफूंदी लग जाती है। इससे पर्णकुंचन, पीला मोजेक, बंझापन रोग हो जाता है। ये कीड़ा रस चूसकर फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। इसका सीधा असर पैदावार पर पड़ता है। तो सफ़ेद मक्खी के कंट्रोल के लिए अपने को एसिटामाप्रिड 20% का समय पर अपने स्प्रे करवा के इंसेक्ट मैनेजमेंट करके अपने पौधों को नुकसान होने से बच जाएगा। लगभग जितने भी इंसेक्ट हैं जो पौधे को नुकसान करते हैं, ख़ास तौर से जो वाइट फ्लाई है, फ्रूट फ्लाई है या फ्रूट बोरर है, अगर अपन IPM के माध्यम से नीम तेल ऑयल का अगर टाइम टू टाइम अपने स्प्रे करते रहें तो इसकी जो जनरेशन गैप है उसको कंट्रोल कर सकते हैं और इसकी जो लाइफ साइकिल है उसको ब्रेक किया जा सकता है और इनकी संख्या को नियंत्रित करके उत्पादन को नुकसान होने से बचाया जा सकता है। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। भारत को नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मिल गया है। भारत सरकार ने रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को नया CDS नियुक्त किया है। वे सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के तौर पर भी काम करेंगे। जनरल बिपिन रावत के निधन के बाद से CDS का पद खाली था। सेना में 40 सालों तक अपनी सेवाएं देने वाले अनिल चौहान पिछले साल ही सेवानिवृत्त हुए थे। वे 1981 से 2021 तक सेना में विभिन्न पदों पर रहे। उन्हें जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट में आतंकवाद विरोधी अभियानों का भी अनुभव है। केंद्र के कर्मचारियों को दशहरा से पहले महंगाई भत्ता का तोहफा मिला है। केंद्र सरकार ने DA 4% तक बढ़ाने का फैसला किया। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। आज के आधुनिक युग में कृषि क्षेत्र में नई नई तकनीकियां विकसित हो रही हैं, जिनका उपयोग करके किसान कृषि कार्य सरलता से कर रहे हैं और अच्छी आय भी कमा रहे हैं। और हम भी अन्नदाता कार्यक्रम के माध्यम से समय समय पर कृषि और इससे संबंधित कई तरह की जानकारियां आप तक पहुंचाते रहते हैं, ताकि आप इन तकनीकियों को अपना कर लाभान्वित हो सके। और इसी के अंतर्गत आज हम बात कर रहे हैं पोटैटो प्लांटर के बारे में। इस यंत्र से आलू की बुआई करने में किसानों को काफी आसानी तो रहती ही है, साथ ही मजदूरों की समस्या से भी छुटकारा मिलता है। और इस यंत्र से आलू की बुआई कम समय और कम लागत में आसानी से की जा सकती है। तो ये पोटैटो प्लांटर किसानों के लिए कैसे उपयोगी है और किस प्रकार से कार्य करता है, आइए जानते हैं कृषि अभियंता निधि कुमारी से। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रबी में जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण फसल अगर तो हमारे यहाँ आलू का बहुत महत्व है। तो आलू जो है हमारे यहाँ मुख्यतः सब्जी में उगाई जाने वाली फसल है और आलू को हम अक्टूबर से लेके नवंबर के पहले हफ्ते में हम लगाते हैं। और हमें ये मेंटेन रखना पड़ता है कि हमारे खेत में नमी जो होती है वो उचित मात्रा में होनी चाहिए, ज़्यादा नमी नहीं होनी चाहिए हमारे खेत में। मशीन एक बहुउपयोगी बोने की मशीन है। इस मशीन का उपयोग सभी प्रकार के आलू बोने के लिए किया जाता है। आलू की खेती के लिए कड़ी मेहनत की जरूरत होती है। आलू बोने की मशीन की मदद से शारीरिक श्रम पर निर्भरता कम हो जाती है। इस मशीन को ट्रैक्टर के साथ जोड़कर चलाया जाता है। तो हमारे यहाँ दो तरह के जो प्लांटर जो प्रचलित है, जैसे कि आप देखेंगे जब पहले पुराने तरीके में हम लोग अपने से मेड़ बनाते थे, क्यारी में 50 से 60 सेंटीमीटर की डिस्टेंस को मेंटेन करते थे। तो वो अब करने से क्या होता है कि हमारे यहाँ लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा चला जाता है। तो अभी क्या है, हमारे यहाँ दो पद्धतियाँ हैं जो पोटैटो को प्लांटिंग करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, जो आलू की बुआई के लिए यूज़ करते हैं।
वो एक होता है सेमी पोटैटो प्लांटर और दूसरा होता है जो बोलते हैं उसको ऑटोमेटिक पोटैटो प्लांटर। तो ऑटोमेटिक पोटैटो प्लांटर क्या होता है? ऑटोमेटिक मतलब स्वसंचालित नहीं बोल सकते इसको, ये बोलते हैं कि ट्रैक्टर द्वारा संचालित, जिसमें कि आदमी की ज़रूरत नहीं होती है। पीछे आपकी जो आलू रखते हैं, जो मेंटेन करते हैं, सीड टू सीड रेट जो मेंटेन करते हैं, उसके लिए आदमी की ज़रूरत नहीं है, बस एक ट्रैक्टर चलाने के लिए इंसान की ज़रूरत होती है। तो इसमें क्या होता है कि लगभग 25 क्विंटल के हिसाब से हमें प्रति हेक्टेयर आलू की रिक्वायरमेंट होती है। उसमें क्या होता है 30 ग्राम आलू का साइज़ लिया जाता है। अगर तो आप ऑटोमेटिक में क्या होता है कि आलू को काटने की ज़रूरत नहीं है। आप आलू का जो एक ग्रेड होता है 30 ग्राम का साइज़ होता है, उसको आप मेंटेन करें। और इसमें कप फीड रोलर मैकेनिज्म होता है, जिसमें कि कंपनसेटरी ट्रे लगा होता है। तो ट्रे में हम क्या करते हैं, हॉपर्स के सहारे उसमें आलू जो होता है कप के थ्रू हो जाता है और आपकी मिट्टी में गिरता है, और साथ ही साथ वो क्यारी बनाता चला जाता है, जिसकी हाइट 15 सेंटीमीटर 10 से 15 सेंटीमीटर की होती है। और इसको 2 से 4 कतार में आप बुआई कर सकते हैं। दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं सेमी ऑटोमेटिक। मतलब इसमें क्या होता है, एक तो ड्राइवर होता है जो ट्रैक्टर को चलाता है, 35 HP से ऊपर का ट्रैक्टर चाहिए होता है, और 2 लोग चाहिए होते हैं जो आपका पीछे में आपका आलू को मेंटेन करे। मतलब आलू जो होता है उसमें फ्लूट रोलर मैकेनिज्म होता है, जिसमें आलू आपको रखना होता है, मतलब निश्चित समय पे उसको गिराते रहना पड़ता है। और उसमें अगर 2 कतार है तो 2 लोगों को बिठाना पड़ेगा, पीछे सीट लगी हुई होती है। तो इससे हमारी जो इसमें भी संचालन क्षमता जो होती है इसकी कम होती है। मतलब आप 6 से 8 हेक्टेयर एकड़ प्रति दिन कर सकते हैं, नहीं तो बोल सकते हैं 6 से 8 हेक्टेयर प्रति दिन का आपका जो फील्ड कैपेसिटी होता है, क्षमता होती है, उसकी होती है। तो इसमें भी वही सेम चीज़ है, 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको आलू की बुआई में आलू लगता है। इस मशीन से आलू की बुवाई करने से पहले इस यंत्र में बने बॉक्स से अंदर आलू के बीजों को डाल दिया जाता है। इससे आलू की बुवाई करने के लिए श्रमिकों को मशीन के ऊपर बैठकर आलू के बीजों को गिराने वाले कीप में डालना पड़ता है। जो आलू के बने बीजों को एक एक कर मशीन में बने कीप में डालते हैं, जिससे आलू की बुवाई होती है। तो इसमें क्या होता है, आपका लेबर कॉस्ट बहुत कम जाता है। और अगर आप देखें तो पूरे 1 हेक्टेयर में आपको मात्र 6,000 से 7,000 रुपये लगते हैं आपको आलू की बुआई में। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है और बहुत सारे किसान इसको अपनाते हैं। उसके बाद आपको करना होता है कि जो प्लांटर है आपका, उसको मेंटेन करना होता है। आपको करना क्या होता है कि जो भी ग्रीसिंग पॉइंट होती है, कप फीड मैकेनिज्म है, या आपका जो भी गियर सिस्टम है, या आपका जहाँ भी आपको लगता है रोलर्स लगे हैं, बेयरिंग लगे हैं, वहाँ पे आपको ग्रीसिंग करनी होती है। और धूप से बचाएं, पानी से बचाएं अपने इम्प्लीमेंट को, तो ये करना होता है। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। भारत को नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मिल गया है। भारत सरकार ने रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को नया CDS नियुक्त किया है। वे सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के तौर पर भी काम करेंगे। जनरल बिपिन रावत के निधन के बाद से CDS का पद खाली था। सेना में 40 सालों तक अपनी सेवाएं देने वाले अनिल चौहान पिछले साल ही सेवानिवृत्त हुए थे। वे 1981 से 2021 तक सेना में विभिन्न पदों पर रहे। उन्हें जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट में आतंकवाद विरोधी अभियानों का भी अनुभव है। केंद्र के कर्मचारियों को दशहरा से पहले महंगाई भत्ता का तोहफा मिला है। केंद्र सरकार ने DA 4% तक बढ़ाने का ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत मौसम विज्ञान विभाग जिला कृषि मौसम इकाई
कृषि विज्ञान केंद्र संगरिया द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला हनुमानगढ़ और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आने वाले दिनों में 30 सितंबर तक आंशिक रूप से बादल और मुख्यतः शुष्क मौसम संभावित है। 30 सितंबर के बाद पूर्णतया साफ आसमान और रबी फसलों की बुआई के लिए अनुकूल मौसम के आसार हैं। आगामी 3 दिनों में अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। सापेक्षिक आर्द्रता 20 से 37% हो सकती है। हवा की औसत गति 5 से 11 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि रबी फसलों की बुआई से पहले मिट्टी परीक्षण अवश्य करवाएं। मिट्टी की जांच से भूमि में उपलब्ध पोषक तत्वों की जानकारी मिलती है। मिट्टी परीक्षण का मुख्य उद्देश्य भूमि की उर्वरकता को मापना है और मृदा परीक्षण से आपको यह पता चलता है कि भूमि में कौन से पोषक तत्वों की कमी है और कौन से पोषक तत्व उपलब्ध हैं। कपास की फसल में किसान भाई गुलाबी सुंडी की उपस्थिति और नुकसान का निरीक्षण लगातार करते रहें। अगर आर्थिक नुकसान स्तर 100 फूलों में से 6 से 10 गुलाब की तरह बंद होने पर, 20 हरे टिंडों को खोलने पर, 1 से 2 टिंडों में सफेद या गुलाबी सुंडी दिखाई देने पर प्रोफेनोफास 50 ईसी की 1000 मिलीलीटर मात्रा या इमामेक्टिन बेंजोएट 5 एसजी की 240 ग्राम मात्रा या थायोडिकार्ब 75 WP की 800 ग्राम मात्रा या इंडोक्साकार्ब 14.5 एससी की 500 मिलीलीटर मात्रा 500 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। सरसों की समय पर बुआई के लिए खेत की तैयारी शुरू कर सकते हैं। बुआई का सही समय 5 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक है। इसके लिए किसान भाई प्रमाणित बीज और खाद की खरीद कर सकते हैं और मिट्टी की जांच करवाएं और उसके अनुसार पोषक तत्वों का उपयोग करें। सफेद रोली के बचाव के लिए मेटालेक्सिल 35 एसडी की 6 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम और पेंटेड बग की रोकथाम के लिए इमिडाक्लोप्रिड की 5 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। समय पर बुआई और सिंचित क्षेत्र के लिए सिफारिश किस्में RH 0749, RH 725, RGN 73, RGN 13, लक्ष्मी, पूसा बोल्ड, वरुणा और असिंचित क्षेत्रों के लिए RGN 298, RGN 229, RGN 48 आदि का उपयोग कर सकते हैं। तारामीरा फसल की बुआई के लिए 15 सितंबर से 15 अक्टूबर का समय उपयुक्त है। भूमि में उपलब्ध नमी के अनुसार बुआई करें। तारामीरा की उन्नत किस्मों में RTM 314 और बीज की मात्रा 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उपयोग करें। बुआई से पहले मैंकोजेब 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। कतार से कतार की दूरी 45 सेंटीमीटर रखें। इस मौसम में किसान भाई गाजर की बुआई मेड़ों पर कर सकते हैं। बुआई के लिए सिफारिश किस्मों में पूसा रुधिरा PC 161, पंजाब ब्लैक ब्यूटी, बीज की मात्रा 4 किलोग्राम प्रति एकड़ उपयोग करें। बिजाई से पहले बीज को कैप्टान 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करके बुआई करें। टमाटर, बैंगन, गोभी में फल छेदक और गोभी में डायमंड बैक मात की निगरानी के लिए फेरोमोन ट्रैप 3 से 4 प्रति एकड़ लगवाएं। मांस के लिए पाली जाने वाली मुर्गियों के लिए यह उत्तम समय है। अतः ऑल इन ऑल आउट का तरीका अपनाते हुए फ्यूमिगेट किए हुए फार्म में अच्छी हैचरी से चूजे खरीद कर पालें। अंडों के लिए पाली जाने वाली मुर्गियों को 14 से 16 घंटे प्रकाश उपलब्ध करवाएं। वह कम से कम 5 ग्राम सफेद ग्रिट की टुकड़ी उपलब्ध करवाएं। फार्म में घुसने पर अमोनिया की अधिकता के कारण यदि आंखों और नाक में जलन महसूस हो तो बिछावन को तुरंत बदल दें। फार्म में अमोनिया 25 ppm से अधिक नहीं होनी चाहिए। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उससे पूछा है ग्राम नीमला, जिला जयपुर के कृषक पंकज कुमार ने
आप नए फलों के बाग लगाने के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं तो पंकज कुमार जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। किसान भाइयों, बरसात का मौसम है। इस समय बागवानी करने के लिए बहुत अच्छा समय है और बागवानी के लिए अपने यहाँ कौन कौन से पौधे सेलेक्ट कर सकते हैं, उनकी कौन कौन सी वैरायटियाँ लगा सकते हैं, कौन कौन सी किस्में अपन सिलेक्शन कर सकते हैं, उनके बारे में विचार कर लेते हैं कौन सी अपने को वैरायटी या किस्म लेनी है। फल बाग लगाने की योजना। फलों के बाग की योजना ज्यादातर फलों के पेड़ लंबे समय के लिए होते हैं, इसलिए बाग इस तरह लगाया जाए ताकि उनसे फायदा मिलता रहे। भूमि का चयन। भूमि का चयन बाग में नए पौधे लगाने से पहले मिट्टी की जांच जरूर करवाएं। फलों के बगीचों के लिए गहरी दोमट या बलुई दोमट मिट्टी अच्छी रहती है। किसान भाइयों, अपने यहाँ 8 तरह के पौधे लगाए जा सकते हैं। अपनी जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, अपनी जो सोइल का टेक्सचर है, अपना जो टेम्परेचर, जो ड्राई कोल्ड और ड्राई हॉट पड़ती है, उसमें 8 पौधे इजी गोइंग में काश्तकार को बेनिफिट दे सकते हैं। वो 8 पौधे निम्न प्रकार से हैं। पहला है आंवला, दूसरा है अमरूद, तीसरा है अनार, चौथा है बेर, पांचवा है बेलपत्र, छठवां है नींबू, सातवां है लेसवा, आठवां है करोंदा। किसान भाइयों, इन 8 पौधों के अलावा भी लगाया जा सकता है, जैसे पपीता भी लगा सकते हैं। वो 3 साल की फसल कहलाएगी, वो बगीचा लॉन्ग टर्म का नहीं होता है, तो वो इनके बीच में लिया जा सकता है। ये 8 पौधे हैं जिनकी किस्में निम्न प्रकार से अपन सेलेक्ट कर सकते हैं। आंवले में अपने यहाँ चकैया, लक्ष्मी 52, NA7, NA10 और कृष्णा नाम की जो वैरायटियां हैं अपने आप बहुत अच्छा प्रोडक्शन देती हैं। इन किस्मों को लेंगे तो काश्तकार को बहुत अधिक मुनाफा होगा। इनके अलावा बहुत सारी किस्में हैं, लेकिन ये किस्में अपने आप बहुत अच्छी चल रही हैं। इसमें भी चकैया जो वैरायटी है, जिसका फल 40 ग्राम के लगभग होता है, कीपिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है। दूसरे नंबर पे अमरूद आता है। किसान भाइयों, अमरूद की 3 वैरायटियाँ अपने आप बहुत अच्छी चल रही हैं। इलाहाबादी सफ़ेदा, दूसरे नंबर पे आता है लखनऊ 49, और एक अमरूद आप लोगों ने देखा होगा कि अंदर से लाल आता है, वो ललित वैरायटी भी बहुत अच्छी है। ये 3 किस्में अपने यहाँ लगाई जा सकती है। अनार में किसान भाइयों सिंदूरी, रक्तता, मृदुला, एक वैरायटी और है भगवा। इन चारों वैरायटियों में देख लीजिए, जो अच्छा लगे आपको सेलेक्ट कर सकते हैं। चारों वैरायटियाँ अपने यहाँ लगाई जा सकती है। इसके बाद किसान भाइयों बेर में गोला किस्म बहुत अच्छी है, एक उमरान है, एक सेब है, और किसान भाइयों आजकल थाई एप्पल के नाम से एक बेर आ रहा है, मोटा बेर आ रहा है, वो भी अपने यहाँ सफल है। उसी में एक लाल कलर का आता है कश्मीरी एप्पल, वो भी यहाँ सफल है। बेलपत्र में एक तो लोकल सिलेक्शन जो कहीं आपने देख लिया हो, जो बेल मोटा हो, अच्छा किस्म का हो। नरेंद्र 5 नंबर का बहुत अच्छा बेलपत्र आता है, जिसका 1.5 से 1.25 किलो वजन आता है, तो उस वैरायटी को भी अपन सिलेक्शन कर सकते हैं। किसान भाइयों, इसके बाद आता है लेसवा, अच्छे किस्म के पौधे ले सकते हैं। किसान भाइयों, इसके बाद आता है नींबू। नींबू में 2 प्रकार के नींबू पाए जाते हैं किसान भाइयों, एक तो 12मासी के नाम से और एक कागजी के नाम से। तो किसान भाइयों, कागजी वो वैरायटी है जिसको नाखून लगाने पे अखबार के कागज़ की तरह जो छिलका उतर जाए, वो कागजी। इनमें फिर कागजी में बहुत सारी वैरायटियाँ हैं। नागपुर सिलेक्शन 1 है, कुंभकाठ है, कलकत्ता पत्ती है, और बालाजी नींबू भी आजकल एक चल रहा है, तो ये अपन सेलेक्ट कर सकते हैं। करौंदे में 2 तरह के करौंदे होते हैं, एक अमेरिकन रेड जो सफ़ेद होता है और एक देसी जो हरा होता है। देसी में किसान भाइयों प्रोडक्शन ज़्यादा मिलता है और अमेरिकन रेड में प्रोडक्शन कम मिलता है लेकिन रेट ज़्यादा मिलती है। तो किसान भाइयों, इस प्रकार से 8 पौधे हैं, इनमें ये सब वैरायटियाँ हैं जो अपने यहाँ सिलेक्शन कर सकते हैं और सेलेक्ट करके बगीचा लगाया जा सकता है। पौध लगाने की उचित दूरी। पौध लगाने के लिए 1 माह पूर्व रेखांकन करके फलदार पौधे के आकार, प्रकार और किस्म के हिसाब से दूरी रखते हुए गड्ढों की खुदाई करते हैं। गड्ढे का आकार 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर चौड़ाई और 1 मीटर गहराई के आकार का खोदते हैं। इसके बाद प्रत्येक गड्ढे को गोबर की सड़ी हुई खाद 20 से 25 किलोग्राम, सुपर फास्फेट 250 ग्राम, क्यूनाल्फास 50 ग्राम, नीम की खली 2 किलोग्राम और गड्ढे की मिट्टी डालकर भर देना चाहिए।
मिश्रण में खेत की ऊपरी मिट्टी को मिलाना चाहिए। पहले मिश्रण से गड्ढे को खेत की सतह से कुछ ऊंचाई तक दबाकर भर देना चाहिए और जड़ों को पूरी तरह बचाकर तैयार गड्ढे में रुपाई सावधानी पूर्वक करते हैं। इसके बाद हल्की सिंचाई कर देते हैं। किसान नए फल बाग लगाकर आने वाले समय में अच्छी आमदनी कमा सकते हैं। किसान भाइयों, अपने यहाँ लाइट सोइल है, थोड़ा सा निमाटोड का ध्यान रखना होगा और निमाटोड को ध्यान में रखते हुए अनार की खेती करनी होगी। तो अनार की खेती करने से पहले ज़मीन को चेक करना होगा, पौधे जो आप लाएं निमाटोड फ्री है कि नहीं है, ये देखते हुए अपने को सिलेक्शन करना होगा। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadaata@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088922163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर होगी मुलाकात कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।